आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ देख लेते हैं, जिससे ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली शब्दावली है अफवाह। क्या होता है? जब नदी के जल का बहाव निश्चित मार्गों द्वारा होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। मतलब जिस मार्ग द्वारा नदी बह रही है उसे हम कहेंगे नदी का अपवाह। इसके बाद अगली है अपवाह तंत्र। क्या होता है? तो मुख्य तथा सहायक नदियों द्वारा बनाए गए अपवाह के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। मुख्य और सहायक नदियाँ मिलकर जो अफवाह का एक जाल बना लेती है उसे हम कहते हैं अफवाह तंत्र। जैसे ये एक नदी बह रही है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, फिर इन सहायक नदियों में भी छोटी मोटी नदियाँ आके मिलती है, तो इस तरह से एक जाल सा बन जाता है। उस जाल को हम कहते हैं अफवाह तंत्र। इसके बाद अगली शब्दावली है अपवाह द्रोणी। एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र जो होता है पूरा, वो कहलाता है अपवाह द्रोणी। इसके बाद अगली शब्दावली है जलग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उसे उसका जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो जिस क्षेत्र से नदी जल बहाकर ला रही है वो क्षेत्र उसका जलग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद है नदी द्रोणी। बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र होता है नदी द्रोणी। इसके बाद है जल संभर। छोटी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र होता है जल संभर। अब है नदियों का अपवाह प्रतिरूप। नदी जब बहती है तो किस तरह के अपवाह प्रतिरूप बनाती है। जैसे पहले है वृक्षाकार। नाम से ही पता लग रहा है कि जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, जैसे गंगा यमुना का, तो उसे हम कहेंगे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। जैसे ये एक नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ से इसकी सहायक नदी मिल रही है दोनों जगह, फिर इन सहायक नदियों में भी छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही है, तो एक वृक्ष की सी आकृति बन जाती है, जिसे हम कहते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। इसके बाद अगला अपवाह प्रतिरूप हम देखते हैं तो वो है अरीय अपवाह, रेडियल। किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में जब नदियाँ बहती है, जैसे अमरकंटक से नर्मदा सोन, जैसे ये एक पर्वत है, इस पर्वत से विभिन्न दिशाओं में नदियाँ निकल के बह रही है, तो ये जो प्रतिरूप बनेगा ये होगा अरीय प्रतिरूप। इसके बाद अगला है अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल। जब सभी दिशाओं से नदियाँ निकलकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, जैसे बाहर से ये सभी नदियाँ आ रही है और फिर इस झील में मिल जा रही है, तो ये होगा अभिकेंद्री प्रतिरूप। इसके बाद अगला देखिए जालीनुमा। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है और सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती है। ये दो मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बह रही है, सहायक नदियाँ इनसे आके कहाँ मिल रही है, समकोण पर मिल रही है, तो ये जो प्रतिरूप बनेगा वो होगा जालीनुमा प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप है आयताकार प्रतिरूप या रेक्टेंगुलर। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है, ये मुख्य नदी है और सहायक नदियाँ इससे आके समकोण पर मिल रही है, तो ये प्रतिरूप होगा आयताकार। इसके बाद अगला है समानांतर या पैरेलल। इसमें नदियाँ लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती है, जैसे ये मुख्य नदी है और ये इसकी सहायक नदियाँ, ये सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। तो भारत की जो नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र को भी तीन भागों में बांटते हैं: सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इसी तरह से प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब इसको मानचित्र में देखिए, ये ऊपर है सिंधु नदी अपवाह तंत्र जम्मू कश्मीर में और आपके लद्दाख में। इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे है आपके गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र उत्तराखंड, यूपी, बिहार और ये पश्चिम बंगाल में जाती है नदी, ठीक है। इसके बाद तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ये तो हो गया आपके हिमालय अपवाह तंत्र, ठीक है। और दूसरा अपवाह तंत्र अपना प्रायद्वीपीय नदियों का, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है इस तरह से। इधर की तरफ जो नदियाँ अरब सागर में जा रही है
पश्चिम की ओर, और जो इधर दूसरी नदियाँ हैं वो हो जा रही है बंगाल की खाड़ी में, मतलब वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और एक जो पश्चिम की ओर है वो अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को भी दो भागों में बांटते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये जो लाइन दे रखी है ये वाली, ये भारत की जल विभाजक रेखा है जो नदियों को दो भागों में बांट रही है। इस लाइन के पश्चिम में जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है, और पूर्व में है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है अगला, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। तो हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर देखो। पहला अंतर है, हिमालयी नदियों की लंबाई जो होती है वो अधिक होती है, जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है और जलग्रहण क्षेत्र भी अपेक्षाकृत कम होता है। हिमालयी नदियाँ 12 मासी है, साल भर बहती है, क्योंकि वर्षा का पानी आता है और बर्फ़ का भी पानी आता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी है, बारिश के बाद सूख जाती है क्योंकि इनमें केवल वर्षा का पानी आता है। हिमालय की नदियाँ अपना मार्ग बदलती है जैसे कोसी नदी, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपना मार्ग नहीं बदलती। इसके बाद है, हिमालय की नदियाँ गहरी घाटी और गोर्ज बनाती है, क्यों? क्योंकि ये युवावस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है, इसलिए कम गहरी घाटियाँ और गोर्ज बनाती है। हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा भी बनाती है जैसे सुंदरवन डेल्टा, और प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है। हिमालयी नदियाँ युवावस्था और नौकायन के लिए तथा सिंचाई के लिए अनुकूल है, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है, इसलिए नौकायन के लिए कम अनुकूल रहती है ये नदियाँ। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, एक एक करके अफवाह तंत्र हमको देखना है। तो आज हम देखेंगे सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। इसके लिए सबसे पहले इस मैप को देख लीजिए आप, इससे ही लगभग सब क्लियर हो जाएगा। तो सिंधु नदी अफवाह तंत्र में 5 नदियाँ हैं, 6 नदियाँ हैं, पंचनद के अलावा एक सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सबसे पहले है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है, इसके बाद ये बहती हुई तिब्बत से निकलती है और फिर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में यह मिल जाती है। ठीक है, तो तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान 3 में बहती है ये। ठीक है, शोक इसकी सहायक नदी है, यहाँ पे गिलगित इसकी सहायक नदी है, और इसके बाद पाकिस्तान में स्वात, कुर्रम, तोची और गोमल इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अगली नदी है झेलम नदी। झेलम इंडिया में ही होता है इसका उद्गम, इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर चेनाब में मिल जाती है। अगली नदी है चेनाब नदी, ये भी इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और यहाँ एक साथ हो जाती है झेलम और चेनाब। इसके बाद अगली नदी है रावी नदी, ये भी इंडिया और पाकिस्तान में बह रही है, यहाँ से इसका उद्गम होता है भारत में और फिर ये चेनाब में मिल जाती है। इसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास नदी केवल इंडिया में बहती है, ब्यास नदी केवल इंडिया में बहती है, बाकी सब नदियाँ को इंडिया पाकिस्तान में और कुछ तिब्बत इंडिया पाकिस्तान में, पर ब्यास इंडिया में बहती है और फिर सतलुज में मिल जाती है। यहाँ पे इस पे हरी के बैराज बना हुआ है जिससे इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। इसके बाद है सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत से उद्गम होता है, उसके बाद इंडिया में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये पंचनद जो हैं, ये पंचनद मीथन कोट नामक एक जगह है यहाँ पे, इसमें जाके ये सिंधु नदी में मिलती है। पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ आती है? पंचनद में आती है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, अब एक एक करके सब नदी देख लेते हैं अपन। जैसे पहली है सिंधु नदी, इसका उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पास बोखरचू में। तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पास बोखरचू में इसका उद्गम होता है। भारत में प्रवेश, भारत में दमचोक, लेह में बहती है। दमचोक नामक जगह पे प्रवेश करती है और भारत में लेह में बहती है। पाकिस्तान में इसका प्रवेश होता है चिल्लड़ नामक स्थान पर। लंबाई, कुल लंबाई है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसकी गिलगित और श्योक, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज।
और पाकिस्तान के अंदर देखें तो इसकी सहायक नदियां हैं स्वात, कुर्रम, तोची और गोमल। मुहाना अरब सागर में जाके मिलती है। 3 देश तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इसके बाद सेकंड नदी है झेलम। झेलम नदी उद्गम पीर पंजाल में शेषनाग झील, भारत में होता है इसका उद्गम। पाकिस्तान में वुलर झील से प्रवेश करती है, चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। परियोजनाएं हैं इस पर तुलबुल और उरी, और इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। इसके बाद अगली नदी है चेनाब नदी। इसका उद्गम बारालाचला दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा नदियों के मिलने से होता है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी कहते हैं। सिंधु नदी में जाके मिलती है। लंबाई इसकी भारत में 1180 किलोमीटर है, और इस पर बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं इस पे है बनी हुई है। यह भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चेनाब। इसके बाद अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है। मुहाना है इसका, चेनाब नदी में जाके मिलती है। लंबाई 720 किलोमीटर है। इस पर रणजीत सागर परियोजना बनी हुई है, और यह नदी जो है वो चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। प्रश्न पूछ सकते हैं चंबा घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो उत्तर होगा रावी नदी। इसके बाद अगली है ब्यास नदी। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। मुहाना सतलज नदी में जाके मिलती है। लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है। हरी के बैराज परियोजना, हरी के बैराज परियोजना इस पे है। जहाँ सतलज नदी और व्यास नदी दोनों मिलती है, वहाँ पे हरी के बैराज परियोजना है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यह नदी कौन सी घाटी में बहती है? कुल्लू घाटी में बहती है, और इसका प्रवाह केवल भारत में है। इसके बाद है अगली नदी है सतलुज नदी। इसका उद्गम तिब्बत में राक्षसताल झील से होता है। भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से। लंबाई है कुल 1450 किलोमीटर, और भारत में है 1050 किलोमीटर। परियोजना भांकड़ा नागल, हरी के बैराज, और मुहाना है सिंधु नदी। सिंधु नदी में जाके यह मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया आज का। आज हमने देखा है सिंधु नदी तंत्र। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे। इस वीडियो की PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।